Okay, now Akhnur also joined. So good morning to everyone out here. We will be moving ahead on our CA final FR journey. New topic is financial instrument and चैप्टर का नाम आपको मालूम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. नाम से ही आपको पता है कि ये चैप्टर बड़े चैप्टर्स में से एक है और 14 मार्क्स का तो डिस्क्रिप्टिव मतलब 2 क्वेश्चंस आपके तो आने शॉर्ट है और एमसीक्यू पार्ट भी मिला लें तो 14 to 18 मार्क्स 20 मार्क्स तक ये चैप्टर जा सकता है. इस चैप्टर में अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत ही ज्यादा कैन आई से कि एग्जॉस्टिव है. हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पढ़ना है, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि जितना मैं आपको करा दूंगा उससे एग्जाम के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला. जितने क्वेश्चंस हैं हम सारे डिस्कस करेंगे, जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वही सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे along with all the past examination questions. ये चैप्टर कई बार बच्चे छोड़ते हैं, जैसा कि मैंने बोला था बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन में कि आप लोग कई बार बच्चे छोड़ देते हैं उसको, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस इस चैप्टर में भी कंटिन्यूअसली बरकरार रहने वाला है. सो 14 to 20 मार्क्स का ये चैप्टर और इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं मेरे साथ और इस जर्नी को अपन आगे बढ़ाएंगे. करीबन 7 से 8 दिन में अपन ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे. डेली अराउंड 2 घंटे की बैच रहेगी और इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्पीडली करेंगे. ऑल्दो ये चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट है और मेरा इसलिए भी फेवरेट है बिकॉज ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है एंड आई विल मेक दैट इंटरेस्ट, आई बिल्ड दैट इंटरेस्ट इन यू गाइज ऑल्सो. ओके, सो आर यू गाइज रेडी? पीयूष, राहुल, संस्कार, अखनूर, देवांश. ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन द स्क्रीन. ओके, सो स्क्रीन अब आपके सामने विजिबल है एंड वी आर मूविंग अहेड ऑन आवर चैप्टर. तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 14 to 18 मार्क्स का है. इस चैप्टर में अगर आप स्टडी मटेरियल देखोगे ना तो स्टडी मटेरियल जो आपका है वो काफी एग्जॉस्टिव वे में दिया हुआ है, काफी बड़ा स्टडी मटेरियल दिया हुआ है. हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना करना है, देखिए अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो करीबन 160-70 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस चैप्टर में ही. हमें पूरे क्वेश्चंस करने हैं क्या? आंसर इज नो. हम वो क्वेश्चन सबसे पहली प्रायोरिटी पे खत्म करेंगे जो एग्जाम में आने वाले. एग्जाम में आने वाली वैरायटी होती है 30 से 35 क्वेश्चंस इस चैप्टर से. एंड अगर मैं बात करूं उसके अलावा तो जो हमारे थ्योरेटिकल हैंड रिटन नोट्स हैं वो सारे के सारे हमें काफी काम आने वाले हैं बाकी के क्वेश्चन में. क्योंकि देखिए क्या है, आईसीआई का जो मॉड्यूल है ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बहुत बेसिक तरीके से दिया हुआ है, एक एक चीज पे एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है. इससे क्या है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको बिल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसे दिया हुआ है. सो थिंकिंग अबाउट दैट वो मॉड्यूल बनाया गया. साथ ही साथ मैंने ना आप लोगों को एक नोट्स भी शेयर करें आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे. इफ यू हैव सीन इट, दीज आर द नोट्स, राइट. तो इस तरह से अपने नोट्स चैप्टर वाइज अभी बनते जा रहे हैं. तो ये जो नोट्स हैं इसमें ही मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आ गए हैं. अलॉन्ग विद दैट अपना एक क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का. ठीक है, ये चैप्टर में भी क्वेश्चन बैंक अपने को फॉलो करना है. अपने को करीबन 7 से 8 दिन में ये चैप्टर खत्म करना है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं ये चैप्टर का क्वेश्चन जो लोग घबरा जाते हैं देख के, आप घबराओगे नहीं, आप इसको पूरा खत्म करके आओगे. दिस इज माई गारंटी टू यू गाइस. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी आर मूविंग अहेड ऑन आवर न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, और जैसा कि अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गुड लक नोट पे. सो चैप्टर का नाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. स्टार्ट करते हैं थियोरेटिकल पॉइंट से. इसमें बहुत सारी थियोरी भी डिस्कशन भी है और हर स्टैंडर्ड की तरह हम यहां पे स्टार्ट करेंगे ये जानते हुए कि भाई ये स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, इस स्टैंडर्ड की नीड क्या थी, व्हाट इज द नीड,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन बाद में पहले नीड पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अपने को नीड समझ में आ गई तो फिर अपन पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं. आई होप आई एम विद क्लियर विद दिस पॉइंट. ओके, नाउ हेडिंग डालने के बाद आप इसका चैप्टर वेटेज भी डाल सकते हैं. ओके, चैप्टर का जो वेटेज है वो आपको मैंने बताया 14 to 18 मार्क्स. डिस्क्रिप्टिव में 14 मार्क्स का आना जायज है, बनता भी है इसका, तो आप इसको डाल सकते हैं अराउंड. और फाइनल लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये तो है, इसको किए बिना आप एग्जाम में जा ही नहीं सकते. ठीक है, चलिए. सो कितने इंडेस पढ़ने हैं सर हमें इस पे? तो पहला तो मुझे पढ़ना है, पढ़ाना है आपको इंडेस 32, इंडेस 109 एंड इंडेस 107. हमारा जो डिस्कशन होगा वो कंप्लीटली इन 3 स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर होगा, बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा ये 109. 107 उतना खास हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है ये. एंड 32 एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बट इसके बिना हम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते, दिस इज फॉर श्योर. 32 क्या है? बात करता है सर प्रेजेंटेशन वगैरह की बात करता है, डेफिनेशंस की बात करता है, बेसिक्स की बात करता है. और इंड एस 32 के बिना 109 पे हम जा ही नहीं सकते, बिकॉज 109 में अकाउंटिंग की बात की गई है, अकाउंटिंग इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस पॉइंट ऑल्सो. नाउ यू कम अप टू द पीडीएफ. सर, पार्ट 1 ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज अबाउट बैकग्राउंड. जैसा कि मैंने आपको बोला कि सिंस इट इज अ क्रैश बैच, वी विल अवॉइड वेस्टिंग आवर टाइम ऑन राइटिंग द थिंग्स of theoretical point. हाँ, we will solve every question, each and every question, but हम यहाँ पे लिखना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर काफी लेंदी है. ओके ओके, सो अब आप समझिए कि स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी. वाई? एनीवन इन द क्लास? यस, राहुल, अकनूर, शाहरुख, संस्कार, देवांश, पीयूष. सर सिंपली एक चीज चल रही थी यहाँ पे कि व्हाट इज द कवरेज, बैकग्राउंड क्या है इस स्टैंडर्ड का, व्हाई दिस स्टैंडर्ड. तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, तो अगर आप पहले बैलेंस शीट देखते थे इस स्टैंडर्ड के पहले, इस इंड एस के पहले, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पहले, अगर मैं बात करूं तो आपकी एक इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इस तरीके से कुछ आइटम्स आते थे. राइट, अब आपके पास पीपीई के लिए AS10 पहले से ही था, इनटेंजिबल के लिए AS26 पहले से ही था, इन्वेस्टमेंट्स के लिए AS13 था, बट वो उतना कुछ ज्यादा कमांड नहीं करता था इस एस को. इन्वेंट्री के लिए अगेन AS2 था, बट देयर वाज नो स्टैंडर्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक, लोन्स एंड एडवांसेस. ऑल द प्रोविजन AS29 से कवर हो जाते थे. कम करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सारे के सारे आइटम्स के लिए कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड नहीं था. तो आप अगर नोटिस करो, पहले तो अपने पास बैलेंस शीट के ही कई सारे आइटम्स ऐसे थे जिसके लिए कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, और जब कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो अकाउंटिंग किसी भी बेसिस पे चली जा रही है. सो दिस स्टैंडर्ड कवर्स ऑल द आइटम्स व्हिच हैव बीन हाइलाइटेड अबव. पहली बात तो ये समझ में आ रही है. हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे शुरुआत के फर्स्ट 2 डेज, एंड देन हम रिदम पकड़ लेंगे. 8 डेज के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 7 days to 8 days. ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए. क्यों? सिचुएशन 1 अगर मैं बात करूं आपसे कि एक एचडी है मिस्टर, समझते हैं सर, जब स्टैंडर्ड नहीं है किसी चीज पे, मुझे आप एक बात बताओ, जब किसी चीज का स्टैंडर्ड है ही नहीं तो क्या उसकी अकाउंटिंग अकॉर्डिंगली चल रही होगी, या सब अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, या अपने बेटरमेंट के लिए कुछ भी प्रेजेंटेशन चालू हो जाता है? I want your answer. Please be active in the chat box. किसी चीज पर अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या होता है? यस, एग्जैक्टली. राहुल का कहना है कि सर जब स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर एक तो जो कंप्लायंस रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दें,
वो उस ट्रू एंड फेयर वैल्यू के लिए हम अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ तो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और कोई, एनीवन? बिल्कुल सही। समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक सिचुएशन है, एच डी सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर ₹100 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पीरियड 1 महीना है। इफ पेमेंट आफ्टर 1 मंथ, इंटरेस्ट हो जाएगा 12% पर एनम। हर्ष मेड द पेमेंट आफ्टर 6 मंथ्स। अब मुझे बताओ, ₹100 का गुड्स है, ₹100 का गुड्स है, तो सेल कितने की रिकॉग्नाइज होनी चाहिए? 100 रुपए की। तो हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब पेमेंट मिल रहा है, तो साथ ही साथ हर्ष को इंटरेस्ट भी प्योरल से चार्ज करवा, हर्ष के नाम पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे अपन, क्योंकि अपने को इंटरेस्ट भी मिलेगा ना। 6 मंथ्स के बाद दे रहा है, ₹100 के हिसाब से दे रहा है, 12% पर एनम के हिसाब से, तो ₹6 इंटरेस्ट भी मिलेगा और टोटल अपने को अमाउंट कितना रिसीव होगा? 106। यस और नो? यस और नो? All the future chartered accountants say yes or no? Yes. Okay. ये यहां सर, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ट्रीटमेंट तो समझ में आया हमें। ठीक है, अभी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझ में आई आपको, आप बिल्कुल सही कर रहे हो ट्रीटमेंट। ओके, एक और सिचुएशन, एच डी सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर ₹106। क्रेडिट पीरियड इज 6 मंथ्स। ₹1 डिस्काउंट per month if paid earlier, actual amount paid after 6 months। क्या बोल रहे? ₹106 का गुड्स बेचा है यहां पे, 106 का गुड्स बेचा है भाई साहब, लेकिन यहां पे क्या बोल रहे हैं कि ₹1 डिस्काउंट पर मंथ, अगर जितने जल्दी पे कर दिया। और एक्चुअल में पे कब किया है? 6 महीने बाद। तो एंट्री क्या होगी? हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स आफ्टर 6 मंथ्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू हर्ष। कैन आई से ये ₹6 का जो ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट पीरियड आपने ऑलरेडी 6 मंथ्स अलाउ करके रखा था, और यहां भी सेम अमाउंट से एंट्री हो गई। ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रांजैक्शन नहीं है ये? यहां क्या हो रहा है मालूम? इनकम प्रीपोन हो रही है, इनकम प्रीपोन हो रही है सेकंड वाली सिचुएशन में। आपने पहले से ही उसको ₹106 में डिस्क्लोज कर दिया, आपने यहां पे इंटरेस्ट एलिमेंट दिखाया ही नहीं। टेक्निकली सेम ट्रांजैक्शन है। लोग क्या करते हैं, ₹100 का गुड्स क्रेडिट पे दे देते हैं, क्रेडिट पीरियड 1 मंथ के 1 मंथ ना करते हुए 6 मंथ्स कर देते हैं, और यहां पे इंटरेस्ट का एलिमेंट बचा लेते थे। तो यहां देखो, इंटरेस्ट आया नहीं तुम्हारा, और एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था। ये बात समझ में आ रही है? तो इनकम अगर प्रीपोन हुई, तो करंट ईयर की इनकम ओवरस्टेट कर दी, और आपने फाइनेंस चार्ज को डिस्क्लोज ही नहीं किया। ये प्रॉब्लम थी बिफोर दिस स्टैंडर्ड केम इनटू द पिक्चर। अगेन सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 ध्यान समझना। एक कंपनी है एच डी लिमिटेड, इन्होंने क्या किया, सोल्ड किया कुछ कुछ आर्टिकल्स, सोल्ड करे, किसको? हर्ष लिमिटेड को सोल्ड करे, और एग्रीमेंट किया रीपरचेज करने का 1 साल बाद उसी सेम पर्टिकुलर गुड्स को विद एट ₹110। तो एचडी ने क्या किया, सोल्ड किया ₹100 में विद रीपरचेज एग्रीमेंट, दैट इज बायबैक क्लॉज एट ₹110 आफ्टर 1 ईयर, और एचडी ने 1 साल बाद परचेज भी कर लिया इसको 110 पे। यस और नो? गुड मॉर्निंग शाहरुख। अब जब परचेज कर लिया इसको, तो कहना इसे ये क्या बायबैक है एक्चुअल में? मुझे बताओ, ये क्या बायबैक है? एक तरह से तो ये लोन अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि इन्होंने इसको कुछ दिया, बदले में इनसे कुछ लिया,
एचडी ने इनको कुछ बेचा और बदले में इनसे कुछ ले लिया। क्या ले लिया? 100 रुपए ले लिए। बाद में 1 साल बाद वापस से रिपर्चेज कर लिया। कैन आई से इट इज एन लोन अरेंजमेंट? लोन अरेंजमेंट ऑफ ₹100 with repayment at ₹10 as interest and debt avoided in the balance sheet। बैलेंस शीट में डेट दिखा ही नहीं। बैलेंस शीट में तो डेट तब दिखेगा जब ये लोन एक्चुअल में दिखाओगे आप। यहां पे आपने क्या किया? यहां आपने सेल्स की एंट्री दिखा दी और वापस से 1 साल बाद रीपरचेज की एंट्री दिखा दी। बट यहाँ 100 रुपए में बेचा, 110 में खरीदा। 10 रुपए तो इंटरेस्ट आपने अवॉइड करा दिया ना। और ये 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिया होगा आपने? आपने उसको इसलिए दिया होगा क्योंकि भैया आपने इंटरेस्ट पे किया होगा लोन पे अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 100 था, 110 रीपे किया रीपरचेज के टाइम पे, तो 10 रुपए पे इंटरेस्ट भी तो दिया। बट बैलेंस शीट में तो आया ही नहीं कि आपने लोन लिया है। नाउ दिस वाज द लूप होल। So that is why this standard came into the picture. This standard tries to cover the above loopholes of AS and accounting. Simple. Keep it very simple. इंटरेस्ट चार्जेस हैं तो इंटरेस्ट चार्जेस आपको दिखाने पड़ेंगे भाई साहब। अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने लोन लेके रखा हुआ है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? शाहरुख, पीयूष, देवांश, अखनूर, राहुल, संस्कार, एवरीवन? यहां तक अगर ये समझ में आ गया, फिर अपन इस स्टैंडर्ड के अंदर चलते हैं। ये पूरा समझ में आना चाहिए ये लूपहोल्स थे, क्यों ये स्टैंडर्ड आया। बिकॉज इस स्टैंडर्ड को लाने के लिए बैकग्राउंड में कितनी मेहनत हुई है वो भी समझने की बहुत जरूरत है। अदरवाइज क्या है कि हम आगे तो बढ़ जाएंगे लेकिन हम समझेंगे कुछ भी नहीं। होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट से, फटाफट से इसको लिख लीजिए बेटा। आई होप इट्स डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सो पार्ट 1 अपने को समझ में आ गया कि व्हाई दिस स्टैंडर्ड है ना, व्हाई दिस स्टैंडर्ड इज हियर टू कवर ऑल द लूप होल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सो दैट हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करें, कोई लूप होल ना रहे, अकाउंटिंग क्लियर रहे। राइट, ओके। So with this we are moving ahead on this our standard। okay, standard क्या बोलते हैं? हैशटैग नंबर 2 क्या बोलता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमें पढ़ना क्या क्या है अब अपन देखते हैं। कवरेज ऑफ दिस स्टैंडर्ड, बैकग्राउंड अपन ने समझ लिया है। अब अपन आते हैं इस स्टैंडर्ड की कवरेज पर। इस स्टैंडर्ड की कवरेज के लिए अपन ये चार्ट बना रहे हैं। हमें यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड्स पढ़ने थे, मैंने आपको जैसा बताया था। इंड AS 32, इंड AS 109 और इंड AS 107। 32 में क्या क्या बात होती है वो अपन पहले समझते हैं। 32 टॉक्स अबाउट डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन, ऑफसेटिंग of financial asset and financial liability। If I talk about 109, we need to take care of how the measurement of financial instrument is going on. Then we will be thinking about recognition,
डी रिकॉग्निशन, कैसे हमारी बुक्स में ये रिकॉग्नाइज होंगे, कैसे डी रिकॉग्नाइज होंगे, कैसे मीजर होंगे, किसकी बात हो रही है सर? तीसरा, तीन बातों की, तीन चीजों की बात हो रही है यहां पे सर। पहली चीज है फाइनेंशियल असेट की बात हो रही है, दूसरी चीज फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात हो रही है, तीसरी बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। इन तीन चीजों का रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डी रिकॉग्निशन हमें समझना पड़ेगा। और लास्ट स्टैंडर्ड है हमारा इंड AS 107 which talks about only disclosures. I hope I'm very much clear with this. Okay, so सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर ही देते हैं without wasting further time. Hashtag number 3 which talks about IND AS 32. ओके, जिसमें हमें मेनली पढ़नी क्या है? डेफिनेशंस। यहां तक लिखा, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इंड AS डेफिनेशन वाले पार्ट पर। और डेफिनेशन वाले पार्ट पे अब हमको देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है पहले तो ये समझना है। तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, तो कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कैश में सेटल हो जाए। किस चीज में? कैश में। एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी सेटल्ड इन कैश, इट मे बी प्रेजेंट और फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट आज का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। सो एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी सेटल्ड इन द फ्यूचर और प्रेजेंट, बट इट हैज टू बी सेटल्ड इन कैश। कैश ट्रांजैक्शंस कवर करना बहुत जरूरी होते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे और सबसे पहला टर्म अपना क्या है? द टर्म इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो बोलते हैं एनी कॉन्ट्रैक्ट that can be settled in cash. Okay, that can be settled in cash. Just a second. What do you mean by the term financial and what do you mean by the term instrument? And then we will be taking care of these two words. ये कौन से दो वर्ड्स हैं? एक तो हमें इस डेफिनेशन से उठाना है कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, and the second one is settled in cash. Any contract that can be settled in cash, it may be present or future. Okay, तो हम एक एक चीज को अब थोड़ा प्याज, हमने देखा अनियन होती है ना, अनियन, प्याज, प्याज के छिलके की तरह अपने को छील के देखनी सारी चीजें। बेसिक्स क्लियर हुए ना, तो आगे हम बहुत आसानी से इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो अपन यहां पे देखेंगे द टर्म इज फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मींस कैश, बैंक। इंस्ट्रूमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, ऐसा कोई पावर देने वाला। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैश और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बात कर रहा है। एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी सेटल्ड इन द कैश इज
कैश। नाउ द टर्म इज कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया अभी कि ये प्रेजेंट भी हो सकता है, ये फ्यूचर भी हो सकता है। ये प्रेजेंट भी हो सकता है, ये फ्यूचर भी हो सकता है भाई साहब, हो सकता है कि नहीं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट या तो प्रेजेंट में परफॉर्म करना है या फ्यूचर में। अगर ये प्रेजेंट है तो क्या होगा, और अगर ये फ्यूचर है तो क्या होगा? अगर ये फ्यूचर है तो डेफिनेटली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आगे के लिए, आज हमने प्राइस फिक्स कर ली आगे के लिए। और अगर ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है तो क्या होगा? सर प्रेजेंट है तो नॉन डेरिवेटिव, मतलब इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट होगा ही नहीं, आज के आज ही पेमेंट हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी सेटल्ड इन कैश, दैट टू इन प्रेजेंट इटसेल्फ, इट इज अ नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं आएगा। बट अगर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है मेरे दोस्तों, तो इसमें डेफिनेटली डेरिवेटिव पार्ट है। डेरिवेटिव पार्ट मतलब स्पेकुलेटिव पार्ट, इंटरेस्ट पार्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको पूरा, बट अभी सिर्फ ओवरऑल इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन इतना तो समझ में आ गया हमें कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। सर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट के लिए होगा या फ्यूचर के लिए हो सकता है। प्रेजेंट के लिए है तो प्रेजेंट में अपन इसको क्या बोल रहे हैं? नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ये फ्यूचर के लिए तो आज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन फ्यूचर के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसको हम बोलेंगे। और ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है इसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट एलिमेंट होगा, इसलिए हम इसको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोल रहे हैं। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस एवरीवन। ओके, चलिए आगे बढ़े। नाउ एक टर्म और है इस डेफिनेशन में, मैंने आपको क्या बोला कि एनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड तो हम समझ गए, बट व्हाट डू यू मीन बाय सेटलमेंट इन कैश? सेटलमेंट इन कैश का मतलब क्या होगा? तो इधर सेटलमेंट हो रहा है किस चीज में? कैश में हो रहा है, तो या तो हमें कैश मिल रही है या कैश हम पे कर रहे होंगे, दो ही चीजें हो सकती हैं। समझते हैं इस चीज को? तो यहां पे क्या लिखना है? इधर रिसीव कैश और पे कैश। अगर रिसीव कर रहे हैं, कैश हमें मिल रही है, तो कैन आई से इट इज एन एसेट टू मी? यस और नो? एंड इट इज अ फाइनेंशियल एसेट टू मी। यस, यहां लिख सकते हैं ऐसे, फाइनेंशियल एसेट। और अगर मैं पे कर रहा हूं तो यहां देखना पड़ेगा कि जब कैश में पे कर रहा हूं वो किस वजह से पे कर रहा हूं, किस तरीके से पे कर रहा हूं। भाई अगर मैं कैश पे कर रहा हूं तो किस बेसिस पे कर रहा हूं? अगर मैं कैश पे कर रहा हूं और कैश का अमाउंट मुझे फिक्स्ड अमाउंट पता है, मतलब मुझे शुरुआत से ही फिक्स्ड अमाउंट पता है कि मुझे इतना पे करना है, इधर या तो ऐसा होगा या मुझे मेरे नेट असेट्स के बेसिस पे पेमेंट करना है कैश का। तो अगर फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट कहना इसे कि मतलब मुझे आज जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, भले ही मुझे फ्यूचर में जाके सेटलमेंट करना है या प्रेजेंट में सेटलमेंट करना है, लेकिन मुझे फिक्स्ड अमाउंट पता है। फॉर एग्जाम्पल से मैंने आपसे 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे और मुझे आपको 1 लाख रुपए पेमेंट करना है, तो कहने से आपको 1 लाख रुपए रिसीव भी होने होंगे। 1 लाख रुपए फिक्स है यहां पे, और जब ये फिक्स है, जब ये फिक्स है तो कहना इसे इट इज अ असेट टू यू, बिकॉज आपको 1 लाख मिल रहे हैं और मैं 1 लाख पे कर रहा हूं। तो फिक्स्ड अमाउंट अगर मुझे पे करना है तो इट विल बी फाइनेंशियल लायबिलिटी टू मी। और अगर नेट असेट्स के बेसिस पे मैं पेमेंट कर रहा हूं
तो इक्विटी, फिर ये मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है, ये मेरे लिए इक्विटी हो जाएगी। ओके, कंफ्यूज्ड? इक्विटी वाला कंसेप्ट थोड़ा सा सर हमें हजम नहीं हुआ। यहां तक चार्ट आपको क्लियर है? ये वाला, ये जो हमने चार्ट बनाया है, ये आपको समझ में आ रहा है, दिमाग पे आ रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो थोड़ा सा भी? ओके सर, सो आप बोल रहे हो कि एनीथिंग सेटलमेंट इन कैश का मतलब इधर वी हैव टू रिसीव द कैश और वी हैव टू मेक द पेमेंट। अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए हो जाएगा फाइनेंशियल असेट, अगर हम पे कर रहे हैं तो पे हमें अगर फिक्स्ड अमाउंट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर हमें अमाउंट कितना पे करना है ये आज पता नहीं है, लेकिन पे तो जरूर करना है, और किस बेसिस पर पेमेंट करना है, दैट मींस वी हैव टू मेक पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर्स, और वी कैन से नेट असेट्स, रेसिडुअल इंटरेस्ट। तो फिर वो हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगा दोस्त, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इक्विटी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, इस इक्विटी के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट करने के लिए इफ आई से, तो यहां पे ऐसा लिख देते हैं, इफ कॉन्ट्रैक्ट सेज आई विल गिव यू, व्हाट आई विल गिव यू? $10,000 equity shares या equity shares of ₹10,000। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब ये समझना, पहले ये समझ लो, बहुत डिफरेंस है, ये बहुत लैंग्वेज का खेल है यहां पे। कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि आई विल गिव यू 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स दूंगा मैं, तो कहना इसी इट इज बेस्ड ऑन द पेमेंट नेट एसेट्स, ये मेरे लिए हो जाएगा इक्विटी। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोलता है कि आपको 10,000 रुपए तक के शेयर्स मिलेंगे, इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। ये नहीं बोल रहा हूं कि 10,000 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि देखो अगर मैं यहां बोल रहा हूं कि 10,000 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे तो इनकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो क्या यहां पर अमाउंट फिक्स है? आंसर इज नो, हेंस इट इज एन इक्विटी, क्योंकि बेस्ड ऑन इक्विटी पेमेंट हो रहा है। बट यहां मैं अगर बात करूं आपसे, यहां मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको इक्विटी शेयर्स दूंगा लेकिन सिर्फ 10,000 रुपए तक के। कैन आई से द अमाउंट इज फिक्स्ड, सो हेंस इट इज व्हाट? इट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी। कैन आई से ये आपको समझ में आया थोड़ा भी, थोड़ा बहुत? पक्का? डन? चलो फटाफट से इस चार्ट को भी बना लीजिए। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो हमने समझा एक शब्द, जिस शब्द का नाम क्या है? शब्द का नाम क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल वर्ड मींस कैश और बैंक, इंस्ट्रूमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट। एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी सेटल्ड इन कैश, the contract may be present or future. If the contract is present, is for the present, then the contract is non-derivative contract. If the contract is made for the purpose of future, then it may be it can be said as कि it is a forward contract, and ये forward contract है तो इसको हम derivative contract भी बोलेंगे। But what do you mean by settlement in cash? तो settlement in cash का मतलब दो चीजें हो जाएंगी, either we have to receive the cash or we have to pay the cash. When we are paying the cash, वहां पे अपने को ये देखना होगा कि क्या हमें डे वन पर फिक्स अमाउंट पता है, हमारी लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी है, मुझे ऑब्लिगेशन है, मेरी ऑब्लिगेशन है, तो ऑब्लिगेशन क्या मेरी फिक्स अमाउंट पे है या बेस्ड ऑन इक्विटी शेयर्स है? अगर फिक्स अमाउंट है तो मेरे लिए हो जाएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी। लेकिन अगर यहां पर क्या है, शेयर्स हैं, तो फिर शेयर्स के बेसिस पे इसका मतलब रेसिडुअल इंटरेस्ट है, नेट एसेट्स है, हमारे लिए हो जाएगी इक्विटी। ओके, फिक्स्ड अमाउंट फाइनेंशियल लायबिलिटी,
नेट एसेट्स इक्विटी, और अगर रिसीव कर रहे हैं हम कैश तो फाइनेंशियल एसेट. इज दैट क्लियर टू यू गाइस? यस और नो? ओके, बना लिया, वेरी गुड. तो देखो, तो नाउ एक्चुअल स्टैंडर्ड वाली मीनिंग पे आ जाते हैं. ये तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मीनिंग बताई, ये काउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अब समझ में आएगा थोड़ा सा चैप्टर. तो एक्चुअल में मीनिंग क्या है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, तो हम समझते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट to one party and financial liability or equity to another party. मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि एक पार्टी रिसीव कर रही होगी. जब कॉन्ट्रैक्ट है तो दो पार्टीज के बीच में हो रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो एक के लिए ऑब्लिगेशन होगी, दूसरे के लिए रिसोर्स होगा. तो जिसके लिए रिसोर्स है उसके लिए फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा, और जिसके लिए ऑब्लिगेशन है उसके लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी अगर अमाउंट फिक्स है, अमाउंट फिक्स नहीं है तो फिर वो इक्विटी होगा. ये बात समझ में आएगी नहीं दोस्तों? एनी एसेट और लायबिलिटी विच इज नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल इज नॉट कवर्ड इन दिस स्टैंडर्ड. मतलब इस स्टैंडर्ड में कौन कौन सी चीजें कवर नहीं होंगी ये भी समझना बहुत जरूरी है. तो मैं बता दूं कि ऐसे कौन से एसेट्स और लायबिलिटी हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं आएंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं. जैसे पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्रीज, इनकम टैक्स लायबिलिटीज, लीजेस, employee benefits, other Ind AS given in Ind AS 110, 28 and 111. So basically वो ये बोल रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड किस पर एप्लीकेबल नहीं है. तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, इनकम टैक्स लायबिलिटीज, क्योंकि इनकम टैक्स लायबिलिटी का अलग से एक स्टैंडर्ड है, पीपीई का अलग से एक स्टैंडर्ड है, इंटेंजिबल का एक अलग से स्टैंडर्ड है ना. देन लीज के लिए इंड एस 116 दिया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए इंड एस 19 गिवन है हमको, और अदर इंड एस इन रिलेशन टू कंसोलिडेशन. तो जब जब कंसोलिडेशन वाले इन्वेस्टमेंट्स की बात आएगी, अदर देन कंसोलिडेशन इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आना है आपको. अगर कंसोलिडेशन वाले इन्वेस्टमेंट्स की बात होगी तो वो कहां पे आएंगे, कंसोलिडेशन वाले इंड एस पे, दैट इज इंड एस 110. अगर हम सब्सिडरी की बात करें, एसोसिएट की बात करेंगे तो 28 आएगा, ज्वाइंट अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इंड एस 111 आएगा. यहां तक क्लियर है? तो ये नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला और ये एक्चुअल डेफिनेशन भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं आए. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जस्ट राइट डाउन. चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा. आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं? चलिए, मजा आ रहा है अभी इस चैप्टर में? थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जागा अपना? ये स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद ना मजा आता है. मतलब मैं एक ही चीज बोलता हूं, आपने अगर अकाउंट्स पढ़ा है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आपने अकाउंट्स पढ़ा और आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ा तो कोई चीज नहीं पढ़ी. दिस इज द ब्यूटी, बेस्ट थिंग एवर वी लर्न इन द एंटायर अकाउंटेंसी इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. अमलगमेशन, कंसोलिडेशन ठीक है अपनी जगह, बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी मच लॉजिकल. अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? दैट इज व्हाई दिस चैप्टर हैज बीन केप्ट इन सीए फाइनल लेवल. इंटरमीडिएट लेवल पे आप इतने मैच्योर नहीं हो तो इस चीज को समझने के लिए. ओके, ये लिख लिया. चलो अब एक बार थोड़ा सा नोट्स पे आ जाते हैं. आपके जो बुकलेट रहेगी उस पे देख लेते हैं. अगर आप इस चैप्टर पे आओगे तो अपने मॉड्यूल, मतलब 2 वॉल्यूम में मेरे नोट्स रहने वाले हैं, अभी प्रिपरेशन स्टेज पे, बट अपन देख लेते हैं. सो व्हाई दिस स्टैंडर्ड, सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडेक्स वगैरह दिए. व्हाई दिस स्टैंडर्ड, व्हाट इज कवर्ड अंडर दिस स्टैंडर्ड, व्हाट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस स्टैंडर्ड, ये हमने देख लिया. मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हमने देख ली. इंड एस 32 हमने स्टार्ट कर दिया था, और ये मैंने आपको यहाँ पे मैंने जो जगह दी हुई ये मैंने आपके हैंड रिटन नोट्स में कवर करा दिया. ठीक है. नाउ फिर मैंने आपको पढ़ाया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू of another entity. Contracts need not to be in writing and may take a variety of forms. An important point to note is that
any asset or liability that are not contractual are not financial liabilities or financial asset. Example, income tax are statutory obligation not arising from a contract. ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको रेफर करने के लिए बोल ही दिया है, राइट? तो हमारे जो हैंड रिटन नोट्स करंट बैच के लिए, जो हमारी क्रैश बैच चल रही है, उसके लिए मैं अलग से इनकॉर्पोरेट करते जा रहा हूं, जैसा आपको मालूम है। तो इस डेफिनेशन को भी मैं आपके हैंड रिटन नोट्स में अपडेट कर देता हूं, सो दैट आपके पास इस मटेरियल के अलावा आपको कुछ भी रेफर नहीं करना है। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? यस और नो? यस। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज meaning of financial asset or financial liability and equity. Meaning of what? Financial asset, financial liability and equity. तो अपन आते हैं पहले फाइनेंशियल असेट के बारे में कि what do you mean by financial asset? What do you mean by financial asset? तो if we see कि financial asset is any asset that is cash or contract to receive cash. कैश हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश। मैंने आपको पहले ही बताया डिस्कशन के दौरान कि भाई एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी सेटल्ड इन कैश इज व्हाट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो एक पार्टी के लिए क्या हो रहा है? फाइनेंशियल एसेट, और दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब जिसके लिए फाइनेंशियल एसेट है तो उसके लिए फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इंक्लूसिव लिस्ट है यहाँ पे। इंक्लूसिव लिस्ट मतलब क्या? फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? इट इंक्लूड्स, तो फाइनेंशियल एसेट is any asset that is cash, contract to receive cash, contract to receive cash, या आपने मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कैश मिलने वाली, या तो आज कैश मिल गई या फिर फ्यूचर में कैश मिलेगी। नाउ थर्ड थिंग इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। याद है मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे आपको एक चार्ट बनवाया था कि अगर आपने किसी कंपनी में 20% से ज्यादा, 20% या उससे ज्यादा बट मैक्सिमम 50% तक इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो सामने वाली कंपनी आपकी हो जाएगी क्या? एसोसिएट कंपनी हो जाएगी दोस्तों। अगर वो एसोसिएट कंपनी है और आपने, और यहां पे क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, तो सर फिर एसोसिएट वाला भी तो इसी स्टैंडर्ड में कवर हो जाएगा। नो दोस्तों, वो कवर कहां होगा? स्पेसिफिकली इंड एस 28 में। वो यहां कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंड एस 28 इज स्पेसिफिकली मेड विद द पर्पस टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और जिसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है वो यहां पे नहीं है। तो सर इसका मतलब सब्सिडरी वाला भी आ सकता है 50% से ज्यादा एंड 100% तक कंट्रोल अगर किसी कंपनी में या स्टेक परचेज कर लिया आपने, तो वो आपकी तो सब्सिडरी होगी, वो यहां कवर होगा। नो, वो 110 में कवर होगा, इंडिया से 110 में कवर होगा। मैंने आपको नॉन एप्लीकेबिलिटी अभी जस्ट बताई 2 मिनट पहले। अदर इंडिया इज गिवन 110, 28 और 111। अभी आपको पता होना चाहिए 110 क्या है, 128, 110, 111 और 28 क्या है, ज्वाइंट अरेंजमेंट। लेकिन सर 20% से कम इन्वेस्टमेंट है आपका किसी में, हाँ वो यहां कवर हो जाएगा। ओके, मतलब सर 0 से लेके 20%, 0 से लेके 20% तक का कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो कहां कवर होगा? वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कवर हो जाएगा। एक के लिए फाइनेंशियल एसेट होगा, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी होगा। ठीक है, तो 3 चीजें आपको समझ में आई हैं डेफिनेशन की। ए बी सी इज यू नो वेरी वेल, राइट? नाउ द थर्ड थिंग, कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। पहले तो क्या था? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, ये भी फाइनेंशियल एसेट हो गया। आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था जिससे आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मिलने थे किसी दूसरी एंटिटी के, तो ये भी फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा। ई और एफ को मैं थोड़ी देर अभी एक आज के लिए होल्ड करूंगा, बिकॉज अभी आप इतने मेच्योर नहीं हो कि इसको भी मैं आपको समझा पाऊं। बट एटलीस्ट फर्स्ट 4 पॉइंट्स आपको समझ में आए कि नहीं, कि भाई फाइनेंशियल एसेट क्या हो सकता है? एनी एसेट दैट इज कैश और कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी, कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, ये 4। ये 4 पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ओके, अब देखिए इसी चीज को
मैंने आपको यहाँ पे चार्ट फॉर्म में कवर कराई है। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एसेट? तो कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी और एनी कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। मैंने जो 4 पॉइंट वहां पे दिए हुए ना डेफिनेशन को, उसको एक चार्ट में तब्दील कर दिया। ये समझ में आता है? यस और नो? डन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ कैश के अंदर क्या आ जाता है? कैश इंक्लूड्स बैंक। नोट करना, अभी ये चीजें नोट करनी है। कैश इंक्लूड्स बैंक, यस और नो? कैश इंक्लूड्स बैंक। सेकंड, आपको मैंने क्या बोला? या तो कैश होगा या राइट टू रिसीव कैश होगा। तो यहां पे क्या लिखा है? राइट टू रिसीव कैश का मतलब क्या हो गया? अभी वो आपके लिए क्या हो जाएगा? डेटर और क्रेडिटर। तो आप देखते चलना, जो मैंने आपको कवरेज बोला ना बैलेंस शीट का कि कौन कौन सी चीजों के लिए स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सभी चीजों को कवर करता है। तो ये जो सभी चीजें हैं ये क्या है? धीरे धीरे सारे के सारे आपके देखना इन्हीं डेफिनेशंस में फॉलो हो जाएंगे। कैसे? देखो, कैश का मतलब कैश इंक्लूड्स बैंक, तो कैश है या कैश की जगह बैंक है, वो भी यहां पे आ गया। राइट टू रिसीव कैश है, मतलब आज की डेट में वो ट्रेड डेटर या फिर ट्रेड रिसीवेबल है हमारे लिए। यस और नो? यस और नो? सर राइट टू रिसीव इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, सर ये राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर कैसे नॉन करेंट लायबिलिटी कैसे इसके अंदर आ गई? हो सकता है भाई वो आज इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर है, और वो जो डिवेंचर है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है आगे जाके कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। तो कहना इसे हमने आज प्रेजेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसका जब सेटलमेंट होगा तो हमें उस टाइम पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। तो कहना इसे राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी भी आपकी कवर हो गई यहां पे। दोस्तों बोलो, कुछ तो बोलो। यस, यस। एक बार इसको रीड करो प्लीज। आई डोंट वॉन्ट टू गो वेरी फास्ट, बट आई हैव टू मेक श्योर कि आपको ये चीज जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आ गई है, मन में आ गया, लेकिन एक बार खुद से पढ़ने पे ज्यादा अच्छे से आएगा। अभी इस पॉइंट को स्किप करके रखना है अपने को, और नोट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो अपने को ई और एफ अभी छोड़ के रखना है। ऐसा नहीं है गलत प्रिंट हुई, ये सही लिखे है, बट अभी आपको फॉर द टाइमिंग आपको इस चीज पे फोकस करना है। फटाफट से 2 मिनट दे रहा हूं, आराम से रीड करो, हो जाए तो मेरे को ऐसे थम्स अप कर देना। चलिए, आई होप आपने रीड कर लिया है। ओके, नाउ ओके, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। नाउ एक बात और मैंने यहां पे बोली है आपको, या तो कैश, कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। ठीक है? या ऐसा कैसा समझते हैं? एक पॉइंट और पढ़ना, ये वाला, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिकवर फाइनेंशियल असेट। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिकवर फाइनेंशियल असेट मतलब सर ट्रेड रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल, एनी ऑफ द फाइनेंशियल असेट। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे हमारे पास रिकवर हो गया, वापस से रिकवर हो गया, मतलब वापस से रिपर्चेज एक तरह से हो गया, या तो हमारे ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आ गया हमारे पास, या फिर कोई भी तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और असेट के फॉर्म में, तो वो फाइनेंशियल असेट हो जाएगा। इसको अपन आगे डेप्थ में पढ़ेंगे थोड़ा सा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये देखो, ठीक है? नाउ मूविंग अहेड, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटी? फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है? तो रीड करते हैं एक बार, रीड करते हैं। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी इज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। कैश का मतलब
when payment in cash cannot be avoided by the entity, ये क्या हो जाता है वर्ड, ऑब्लिगेशन का मतलब और कैश का मतलब फिक्स्ड अमाउंट में आपको देना है, तो कहना इसे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश is nothing but the financial liability. Yes or no? Answer is yes. Another thing, sir, contractual obligation to deliver any other financial asset. भाई मुझे, मैंने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने देवांश से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे बदले में देवांश को बिल्स रिसीवेबल देने थे 1 लाख रुपए के, कहना इसे देवांश को मैंने बिल्स रिसीवेबल दे दिए, तो देवांश के लिए क्या हो गया, देवांश के लिए क्या हो गया, फाइनेंशियल असेट, उसको बिल्स रिसीवेबल मिले, और मेरे लिए क्या हो गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी. इट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर मी, यस और नो, एंड इट इज अ राइट टू रिसीव फॉर देवांश. नाउ ये बात अगर आपको समझ में आए कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल असेट, मुझे डिलीवर जरूर करना था कोई फाइनेंशियल असेट, लेकिन वो मुझे देना था, मेरे लिए तो ऑब्लिगेशन थी, तो मेरे लिए तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी, और सामने वाले देवांश के लिए क्या हो जाएगा बताओ, फाइनेंशियल असेट हो जाएगा. और अगर ये पॉइंट समझ में आया तो ये पॉइंट थोड़ा सा इसी का जस्ट वाइस वर्सा है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिकवर फाइनेंशियल असेट. ना देवांश के लिए ये फाइनेंशियल असेट हो गया, और मेरे लिए क्या हो गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई. ये बात समझ में कितने लोगों को नहीं आई, एक बार मुझे वापस से बताना. आ गई, सबको आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया. चलो एक बार देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है इंडियस में. फाइनेंशियल लायबिलिटी इज एनी एसेट दैट contractual obligation to deliver either cash or any other financial asset, contractual obligation to deliver cash तो पहला वाला, या फिर any other financial asset, और यहां भी वही बात हो रही थी, to receive cash और any other financial asset. yes or no? ये बात समझ में आती है कि नहीं? मैंने आपको यहां पे समझाया भी कि सर फिक्स्ड अमाउंट है तो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी, और असेट है तो फिर फाइनेंशियल इक्विटी, सॉरी फाइनेंशियल इक्विटी नहीं, इक्विटी ओनली, क्योंकि यहां पे हमें अमाउंट फिक्स नहीं था, हमें नेट असेट्स के बेसिस पे पेमेंट मिल रहा था. यहां तक क्लियर है, पक्का, डन, श्योर, कॉन्फिडेंट हो, बहुत बढ़िया. नाउ ये 2 पॉइंट मैंने यहां भी छोड़ दिए, और सेम पॉइंट्स 2 मैंने उस डेफिनेशन में, यहां मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने लिखे नहीं, बट मैं आपके चार्ट में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा. 2 पॉइंट अपन ने असेट्स में छोड़ के रखे, 2 पॉइंट अपन ने लायबिलिटी में छोड़ के रखे, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे. नाउ कमिंग अप टू द थर्ड वन, the equity part. Equity is nothing but the residual interest in company's net assets. हमने कंसोलिडेशन पढ़ा है, वहां पे नेट असेट्स निकालते टाइम हम क्या करते थे, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर असेट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल इंटरेस्ट इन कंपनीज नेट असेट्स, दैट इज एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लायबिलिटीज. बेसिकली नेट असेट्स जो होते हैं ना, उसी को अपन इक्विटी बोल देते हैं. ये तो अपने को समझ में आता है. इक्विटी कब बोलेंगे ये अपने को समझ में आ रहा है, जब ये अमाउंट फिक्स नहीं हो, ऑब्लिगेशन फिक्स ना हो. ये बात समझ में आती है पूरी तरीके से यस और नो? डन. चलिए तो इस चार्ट को एक बार नोट कर लीजिए. आई एम गिविंग यू गाइस 2 to 3 मिनट्स. फिर उसके बाद अपन कुछ आइटम्स को देखेंगे कि वो फाइनेंशियल असेट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी है कि नहीं. एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं कौन सी चीज फाइनेंशियल असेट है, कौन सी चीज फाइनेंशियल लायबिलिटी है. ओके, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, रीड इट आउट. नोट्स आपके पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है, इसके साथ साथ ये चार्ट एक बार रीड कीजिए. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. ओके, आई होप आपने रीड कर लिया होगा. डन. जस्ट लेट मी नो गाइस, कम ऑन. कर लिया? चलिए सो आगे बढ़ते हैं.
अब आपको फाइनेंशियल एसेट क्लियर है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लियर है, इक्विटी क्या होता है थोड़ा बहुत क्लियर है, ये सारी चीजें, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये भी आपको क्लियर है। तो अब अपन एक बार डिस्कस करते हैं। मैं आपके सामने ना कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं, इसमें से मैं आपसे पूछूंगा कि भैया क्या है, जरा बताओ क्या है ये। फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इक्विटी है, या इस इंडेक्स में आएगा ही नहीं आइटम। चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं जितना मैंने बताया। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ, जस्ट लेट मी नो ट्रेड पेबल क्या है मेरे लिए। ट्रेड पेबल्स क्या होगा सर? फाइनेंशियल लायबिलिटी। वेरी गुड, आप लोगों को जवाब देना है। देवांश ने बोला फाइनेंशियल लायबिलिटी। जो जो सबसे पहले जवाब देगा उसको उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे। यस, ओके ओके। इश्यू ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स। ओन इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? अरे आपने अपने खुद के शेयर्स इश्यू कर दिए। इक्विटी, वेरी गुड यार, ओके। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये, ध्यान से समझो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। देवांश बोल रहा है फाइनेंशियल असेट्स, शाहरुख बोल रहा है इक्विटी, पीयूष, राहुल, अखनूर, संस्कार, यस बोलिए। वाई फाइनेंशियल एसेट क्यों है, और तुम मुझे बताओ इक्विटी क्यों है, जल्दी बताओ। यस, डू लेट मी नो। बेटा इट इज इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स है। अगर ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो भी ये इक्विटी शेयर्स में ही कन्वर्ट होंगे ना देवांश। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो भी ये इक्विटी में ही कन्वर्ट होंगे, इक्विटी शेयर्स में ही कन्वर्ट होंगे, तो आगे जाके ये भी इक्विटी हो जाएगा दोस्त। यस और नो? नाउ 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 इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ये कहां जाएगा, जल्दी बताइए। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स फाइनेंशियल एसेट। यस सर, क्यों? रीजन 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 चाहिए अपन को, रीजन चाहिए भाई, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं बोलना है, रीजन चाहिए। आई नीड द रीजन। राइट टू रिसीव कैश, यस, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, आपने लोन और एडवांस दे दिया। शाहरुख का कहना है फाइनेंशियल एसेट। वेरी गुड देवांश, फाइनेंशियल एसेट बोल रहे हो, गुड। पीपीई, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बताओ सर ये तो आएगा ही नहीं, स्टैंडर्ड में ही कवर नहीं है। इन्वेंट्री स्टैंडर्ड में ही कवर नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल सर फाइनेंशियल एसेट, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट इन अडानी एंटरप्राइजेस, मैंने इन्वेस्टमेंट किया अदानी एंटरप्राइजेस पे, बताओ क्या होगा ये? फाइनेंशियल एसेट। क्यों? रीजन देते चलो यार, देखो ऐसे बिना रीजन के मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल। यस, इन्वेस्टमेंट किया, जस्ट इन्वेस्टमेंट है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है सर। ऑब्वियसली फाइनेंशियल एसेट, हाउ मच नहीं, यहां पे देखेंगे अगर सिंपली ऐसा लिखा है तो हम फाइनेंशियल एसेट मानेंगे। इनकम टैक्स रिफंड, सर इनकम टैक्स रिफंड तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो ये तो कवर होगा ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थोड़ी है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, और जब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कवर ही नहीं होगा, सो नॉट कवर्ड। इश्यू ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स पहले भी हो चुका है, वापस से यहां पे लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, अगेन इक्विटी लिख देना इसको। डिबेंचर इशू, डिबेंचर इशू करें अपन ने कैश बेसिस। कैश बेसिस मतलब समझ में नहीं आया सर, व्हाट इज दिस कैश बेसिस? डिबेंचर इशू कर दिए मैंने, डिबेंचर इशू किए मैंने मेरी कंपनी से डिबेंचर इशू करे, और कैश बेसिस पे सेटलमेंट होगा, मतलब कैश दूंगा, अगर मैं कैश दूंगा तो यहां अमाउंट फिक्स है। कैन आई से फाइनेंशियल लायबिलिटी? वेरी गुड शाहरुख। आउटस्टैंडिंग सैलरी, देवांश बताएगा, राहुल बताएगा,
संस्कार बोल रहा है सर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है आपने, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बॉन्ड्स क्या आना चाहिए? ओके ओके, दैट्स ग्रेट। फाइनेंशियल असेट सर, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर कहां पे आएगा बताओ? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। सर इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में तो इंडिया से 110 लग जाएगा, एसोसिएट है तो इंडिया 28 लग जाएगा, ज्वाइंट वेंचर है तो इंडिया 111 लग जाएगा। इसका मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी नहीं आएगा। यस और नो? आंसर इज यस। गोल्ड, गोल्ड क्या है सर? गोल्ड, सिर्फ गोल्ड फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है? नन ऑफ द अबव, इक्विटी है। बताओ, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये इसलिए मैं करा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन देखते समय समझ में तो आए कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन भी है कि नहीं। इसलिए इंडेक्स 32 बहुत जरूरी है। बताओ, नन, वेरी गुड। अगला, बिल्स रिसीवेबल, फाइनेंशियल एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस, हाँ यार ये आया मजेदार कुछ चीज आई यार, ये आएगा मजा इसमें। बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, तो फिर क्या है ये? क्यों नहीं है फाइनेंशियल एसेट, मैं जानना चाहूंगा आपसे। व्हाई नॉट, बताओ। नॉट राइट टू रिसीव कैश, अच्छा अच्छा। प्रीपेड एक्सपेंस नॉट अ राइट टू रिसीव कैश, ऐसा? तो फिर क्या है ये? वी विल रिसीव सर्विसेज, यस यस, हेंस नॉट कवर्ड। ओके, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स? ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ? फाइनेंशियल असेट, वेरी गुड। लोन टेकन, लोन ले लिया, लोन लिया तो चुकाना भी पड़ेगा, फिक्स अमाउंट में चुकाना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इनकम टैक्स पेबल, नॉट कवर्ड। प्रेफरेंस शेयर इशूड, प्रेफरेंस शेयर इशूड, फाइनेंशियल लायबिलिटी। प्रोविजंस, तो प्रोविजंस इंडेक्स 37 है। डिबेंचर इशू ऑलरेडी हमने देख लिया सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया। आया समझ में? इसका मतलब आपने ये जो आंसर्स दिए मुझे काफी एग्जॉस्टिव वे में दिए और समझ में आपको काफी अच्छे से आया। अब थोड़ा सा अपन समझते हैं व्हाट डू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह भी, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स के साथ एक क्लॉज होता है कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, ये सारी चीजें होती है। तो इनके बेसिस पे अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि इनका इंटरेस्ट एलिमेंट है या डिविडेंड वाला जो एलिमेंट है वो कहां पे जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे अगर इंटरेस्ट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में अपने को डिविडेंड देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कब देना पड़ेगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी मतलब डिवेंचर्स वगैरह होंगे।
तो अपन आते हैं थोड़ा समझते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स के बारे में। तो प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो या तो प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, ये दोनों चीजें, अभी लिखना नहीं है, पहले समझना, पूरा फोकस यहाँ पे, ध्यान समझने की कोशिश करना। प्रेफरेंस शेयर्स हैं या डिवेंचर्स हैं आपके, प्रेफरेंस शेयर्स हैं या डिवेंचर्स हैं, तो या तो वो कन्वर्टेबल होगा या रिडीमेबल होगा या ऑप्शन दिया होगा आपने, या तो कन्वर्टेबल या रिडीमेबल या आपने ऑप्शन दे दिया सामने वाले को। सर अगर वो कन्वर्टेबल है तो कन्वर्टेबल है मतलब वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो फिर वो इक्विटी ही कहलाएगा। ये बात समझ में आती कि नहीं? बट अगर वो रिडीमेबल है मतलब रिडीम करा दिया जाएगा, तो फिर तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी, मतलब वो कन्वर्ट नहीं होगा आगे जाके, फिर तो उसका फिक्स्ड अमाउंट का पेमेंट आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो कहने से जब आपको फिक्स्ड अमाउंट में रिपेमेंट करना है तो ये तो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। अरे यस और नो? एवरीवन, राहुल, अखनूर, देवांश, संस्कार, शाहरुख, ओके। लेकिन सर अगर आपने ऑप्शन दे दिया, अब तीसरा ऑप्शन, ये दो तो बहुत क्लियर थे, तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन किसके पास है? होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसको आपने, देखो कंपनी इशू करती है प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कंपनी, एक कंपनी है एचडी लिमिटेड, उन्होंने हर्षित को क्या दिया? डिवेंचर सर्टिफिकेट या प्रेफरेंस शेयर्स दिए। चलो अब ऑप्शन किसके पास है? ऑप्शन किसके हाथ में है? होल्डर के हाथ में। होल्डर कौन है? होल्डर कौन होगा? या तो जिसको आपने डिवेंचर दिए हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, वही आपका होल्डर हो जाएगा। यहाँ पे जिसको आपने ये इंस्ट्रूमेंट दिया है और उसी के हाथ में ऑप्शन है, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए, मतलब मेरे लिए तो वो ऑब्लिगेशन हो जाएगी ना। देखो मैं बोलूं ये एक एचडी लिमिटेड है, ठीक है, इन्होंने इशू करे प्रेफरेंस शेयर्स टू वन ऑफ द शेयर होल्डर्स नोन एज देवांश। ऑप्शन, कन्वर्जन, नॉन कन्वर्जन, जो भी है, ऑप्शन किसके हाथ में है? देवांश के हाथ में। कहना इसे, इस कंपनी के लिए तो ये फिर ऑब्लिगेशन ही हो जाएगी ना, क्योंकि ये चाहे तो इसको बोल सकता है ये कन्वर्टेबल ऑप्शन यूज कर सकता है, चाहे तो फिर ये क्या कर सकता है? रिडीमेबल वाला ऑप्शन यूज कर सकता है। बट क्या कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन टल गई क्या? आंसर इज नो। तो कंपनी के लिए तो ऑब्लिगेशन ही है, तो फिर अगर ऑप्शन होल्डर के हाथ में है, whenever there is an option with the holder, it will always be financial liability। ये बात समझ में आती कि नहीं? हेलो देवांश, शाहरुख, अखनूर, राहुल, संस्कार, पीयूष, डन, दैट्स ग्रेट। डन। नाउ अगर मैं इसके आगे बोलूं ऑप्शन विद द होल्डर, होल्डर के हाथ में, तो फिर तो कंपनी के हाथ में कुछ है ही नहीं। जब कंपनी के हाथ में कुछ है ही नहीं तो कंपनी क्या बोलेगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी। बट अगर ऑप्शन किसके हाथ में? ईश्वर। ईश्वर कौन है? ईश्वर मतलब भगवान नहीं बेटा, कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। ईश्वर, ईश्वर, इंस्ट्रूमेंट को इशू किसने किया है? कंपनी ने किया है। अब कंपनी के हाथ में ऑप्शन है कि वो या तो कन्वर्टेबल रहेगा इन फ्यूचर या फिर रिडीम होगा, तो फिर उस केस में क्या देखना है? तो फिर क्लासिफिकेशन विल डिपेंड ऑन द इंटेंशन ऑफ द कंपनी, इंटेंशन ऑफ द ईश्वर। ईश्वर की इंटेंशन है, जो इशू करता है इंस्ट्रूमेंट, इशूअर, उसका इंटेंशन है टू पे कैश। अब जब वो पे करना चाहता है कैश है बैंक में, मतलब वो रिडीम कराना चाहते हैं, तो इट विल बी फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर द कंपनी। कंपनी की इंटेंशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा बेटा। सर वो चाहते हैं इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट करना, जब वो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ये समझो कि आपका अमाउंट लायबिलिटी का, ऑब्लिगेशन का फिक्स नहीं है, और जब जब अमाउंट
आपकी ऑब्लिगेशन का फिक्स नहीं है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज व्हाट, लायबिलिटी, इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज इक्विटी। अगेन सर आगे जाके मूड चेंज हो गया तो, फर्दर इंटेंशन अगर चेंज हो गई तो फिर वी विल अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्लासिफिकेशन, जो हम आगे जाके इंड एस 109 में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? अभी इंड एस 32 में तो यही दो चीजें दी हुई हैं। इंड एस 109 बताता है कि जब आपकी इंटेंशन चेंज हो जाए, फर्दर रिक्लासिफिकेशन होगा, तो फिर कैसे करेंगे? क्योंकि मान लो आपकी इंटेंशन पहले कैश पे करने की थी, तो आप उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखा रहे थे, आगे जाके आपका मूड चेंज हो गया, आप उसको इक्विटी शेयर्स देना चाहते हो, तो अब आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी से उसे इक्विटी में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ इंड एस 109 के हिसाब से चेंजेस लाने पड़ेंगे, बिकॉज आपकी इंटेंशन चेंज हो गई, तो रिक्लासिफिकेशन होगा वहां पे। वो रिक्लासिफिकेशन किधर गिवन है बेटा? 109 में गिवन है। यहां तक समझ में आया? ये चार्ट पूरा समझ में आया कि नहीं? हेलो, मजा आया? शाहरुख बोल, शाहरुख, देवांश, राहुल, संस्कार, अखनूर। अखनूर बोल रहा, बोले कि सर इतना बेटर तो पहले नहीं समझ में आया था। पहले क्या मतलब मेरे से ही पढ़े थे क्या? समझ में आ गया ना? मजा आ गया, बस मेरा काम हो गया। ठीक है, ये समझने की कोशिश करना, ये समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा और। नाउ एच डी लिमिटेड है, एक सेकेंड, ये है एच डी लिमिटेड और ये है संस्कार लिमिटेड। एच डी लिमिटेड ने 60,000 रुपए दिए 2 महीने क्रेडिट पे, किसको? संस्कार लिमिटेड को। अब मैंने दिए किसको? मेरी कंपनी ये है, मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया मैं आपको आज 60,000 रुपए दे रहा हूं, 2 महीने बाद आप वापस दे देना। क्या नहीं, इसे मेरे पास राइट टू रिसीव है, ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, और इनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। ये बात समझ में आई? क्योंकि इनको 60,000 रुपए पे करने हैं वापस, तो ये क्या करेगी? बिल्स रिसीवेबल दे देती है, मान लो 2 महीने बाद। क्या दे देती है? बिल्स रिसीवेबल दे देती है 2 महीने बाद। 2 महीने बाद का इनने हैंड टू हैंड क्या किया? बिल्स रिसीवेबल दे दिया। देखो, इन्होंने 60,000 रुपए दिए इनको 2 महीने के क्रेडिट पे, हैंड टू हैंड इन्होंने बिल्स रिसीवेबल दे दिया इनको 2 महीने बाद का। ठीक है, कहना इसे ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिकवर फाइनेंशियल एसेट है, ये कुछ और नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिकवर फाइनेंशियल एसेट है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था दोस्तों, यहां अपन ने डिस्कस किया था ना, ये देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिकवर फाइनेंशियल एसेट और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल एसेट। एक के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी, दूसरे के लिए फाइनेंशियल एसेट। ये बात समझ में आती है कि नहीं? तो इसी को तो, ये जो बिल रिसीवेबल है ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिकवर फाइनेंशियल एसेट है, और यही बिल रिसीवेबल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट। ये बात समझ में आएगी नहीं? मजा आ रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कि नहीं? एक बार ऑनेस्टली जवाब दे दो, क्या मजा आ जाना चाहिए? मेरे को भी मजा आना चाहिए। देखो, तुमको आ रहा है तो मेरे को भी चाहिए, तुमको है ना तो मेरे को भी चाहिए। इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा तुमको। मतलब ये चैप्टर अपन, मतलब ये चैप्टर देख के अपनी आंखों का वो हो जाएगा, अरे बाप रे, ये तो मतलब ये तो, इसको तो मैं ही करूंगा वैसे, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना है अपने को। और स्पेशल नोट्स अब इस इंड एस 32 के अंदर अपन देखेंगे कुछ स्पेशल नोट्स। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो इररिडीमेबल है। जब वो इररिडीमेबल है, इसका मतलब वो रिडीमेबल नहीं है। जब वो रिडीमेबल ही नहीं है, तो फिर ये ऑलवेज क्या होंगे? इक्विटी होंगे। ये छोटे छोटे नोट्स मैंने आपके लिए बना के रखे हैं। रेगुलर बैच में देखो, टाइम देखो, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच का डिफरेंस यही है, मैं नोट्स पहले से तैयार करके रखा हूँ। रेगुलर बैच में ये सारी चीजें लिखाता हूँ, एक एक चीज। फास्ट ट्रैक बैच में, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हमारा ये टाइम बच जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई पॉइंट स्किप कर रहा हूँ आपकी बैच में, सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने रेगुलर बैच में किए। ओके, नाउ अब बात करते हैं डिविडेंड की। सर डिविडेंड की भी तो बात करनी पड़ेगी ना।
यहां तक में, इस पॉइंट तक में तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, पक्का सब बढ़िया चल रहा है ना यहाँ पे? ओके, यहां तक अगर सब बढ़िया चल रहा है तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते वक्त अब अपन देखते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट को, जो कि है हमारा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स की अगर मैं बात करूं, चलो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो भैया डिविडेंड मिलेगा किस पे? प्रेफरेंस शेयर्स पे, ठीक है। अब मान लो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है या रिडीमेबल है, दो ही तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, या तो कन्वर्टेबल होंगे मतलब आगे जाके क्या होने वाले हैं, इक्विटी, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये कन्वर्टेबल है तो ये जो डिविडेंड है ये तो कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा ना, पहली बात तो कन्वर्टेबल भी है तो। हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर देना, दो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर कर बताना, जूम पे क्लियर है, क्लास प्लस पे? डन डन डन, बस बस बस, ओके चलो, मैं इसलिए रुक गया था, मेरे को ऑडियो का दिक्कत है। क्लियर है ना? चलो, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर कन्वर्टेबल डिविडेंड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना यार। डिविडेंड तो आपको जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो रहा तब भी देना है, और अगर कन्वर्ट हो भी गया तो भी देना ही है आगे जाके, तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर वो रिडीमेबल है, सर रिडीमेबल है मतलब एनीवन, रिडीमेबल है मतलब आपको पे ऑफ करना है, मतलब वो आपकी हो जाएगी क्या, फाइनेंशियल लायबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया ना, रिडीमेबल है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी, कन्वर्टेबल है तो इक्विटी है। प्रेफरेंस शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पे मैं वही बात तो कर रहा हूं कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड जो है वो रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये जो डिविडेंड का ट्रीटमेंट है यहां पे देखना पड़ेगा क्या डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है। डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है? सर डिस्क्रिशनरी है मतलब पेमेंट करना जरूरी नहीं है, तो फिर तो कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं आएगी, और अगर ऑब्लिगेशन नहीं आएगी तो फिर ये जो डिविडेंड वाला पार्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली डिविडेंड ऑन इन प्रेफरेंस शेयर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, आई एम just talking about the dividend element on preference shares. If the instrument is convertible, then तो कोई दिक्कत ही नहीं, we have to make payment of the dividend. If it is redeemable and payment of dividend is discretionary, then no obligation on the entity, and since no obligation on the entity, then it is not even a financial liability. ये बात समझ में आई कि नहीं? और अगर मैंडेटरी है तो अपने को कैश बेसिस पे मतलब मैंडेटरी है तो फिर तो अपने को पेमेंट करना पड़ेगा, कैश या बैंक में पेमेंट करेंगे, और अगर ये करना है तो फिर तो ये अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी दोस्तों। हाँ या ना? डन 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 डन। तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन, यहां तक अगर समझ में आ गया तो फिर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल मुझे आपको दिखाना है, मुझे आपसे एक कुछ बोलना है, ध्यान से समझिएगा, मुझे आपसे कुछ बोलने का है, ध्यान से समझना क्या बोलना है मुझे। मान लो कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। यहां तक समझ में आएगी नहीं? पहले तो ये बता दो, यहां तक ये बात समझ में आई? रिडीमेबल है तो चेक करो डिविडेंड पेमेंट डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैंडेटरी है तो फिर तो पेमेंट करना पड़ेगा, देन इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो वो जो डिविडेंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। लेकिन 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 मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है, जो मैं एग्जांपल अभी कंक्लूड कर रहा हूं उस चीज के लिए कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान समझना मेरी बात को। कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, इसका मतलब आगे जाके इंस्ट्रूमेंट इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो एक पार्ट इसका आएगा प्रिंसिपल का और एक पार्ट हो जाएगा डिविडेंड का। डिविडेंड मान लेते हैं क्यूमुलेटिव में मतलब मैंडेटरी डिविडेंड है,
अब मुझे आप एक बात बताओ, ध्यान से समझना, मुझे आप एक बात बताओ, जो ये क्यूमुलेटिव डिविडेंड है, इसमें कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का होगा और कुछ डिविडेंड पार्ट होगा। मान लीजिए 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एग्जांपल के लिए 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख की, तो मैं एक बात बताओ, 10 लाख तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, 10% जो क्या होगा 1 लाख रुपए, दैट विल बी डिविडेंड पार्ट, यस और नो? आंसर इज यस। तो ये जो प्रिंसिपल पार्ट है ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, और ये जो डिविडेंड पार्ट है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? ध्यान से, जल्दी जल्दी। अगर आपको यहां तक पूरा समझ में आया है कि भैया आप बोल रहे हो, तो हर्षित भैया आपने ये समझाया कि अगर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल है तो वो तो इक्विटी हो जाएंगे, है ना? अभी से प्रेफरेंस शेयर के प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा था मैं यहाँ पे। और रिडीमेबल है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। ऑप्शन है तो ऑप्शन अगर होल्डर के साथ है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी ईश्वर के साथ है, तो डिपेंड करेगा उसका इंटेंशन क्या है। लेकिन अब उसी में मैंने डिविडेंड की बात करी, तो डिविडेंड अगर कन्वर्टेबल है तो क्या होगा, और रिडीमेबल है तो क्या होगा? तो अगर मैंने बोला डिस्क्रिशनरी है तो ऑब्लिगेशन है ही नहीं, तो लायबिलिटी है ही नहीं, और मैंडेटरी है तो ऑब्लिगेशन है, मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अब मैं पूछ रहा हूं कि यही एक इंस्ट्रूमेंट, पूरा प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जिसमें 10 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख है और डिविडेंड 1 लाख रुपए का होगा, मैंडेटरी डिविडेंड है। मुझे आप ये बात बताओ कि प्रिंसिपल कहां पे आएगा, और ये जो डिविडेंड वाला पार्ट है 1 लाख रुपए का, ये क्या होगा? कहां आएगा ये बताओ? राहुल, अखनूर, शाहरुख, ओके। फाइनेंशियल लायबिलिटी, डिविडेंड फाइनेंशियल लायबिलिटी। सर क्यों फाइनेंशियल लायबिलिटी? सर अभी आपने बताया देना है, इट इज एन ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, contractual obligation to pay cash, and dividend is contractual obligation to pay cash because it is mandatory in nature. Since it is mandatory in nature, you have to make payment. Yes or no? सर ये क्या होगा? सर कन्वर्टेबल है, क्यूमुलेटिव है, ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा मुझे बताओ। अच्छा प्रिंसिपल इक्विटी होगा, शाहरुख का कहना है, राहुल का कहना है सर प्रिंसिपल इक्विटी होगा। ओके देवांश, सबका कहना इक्विटी आ रहा है। ओके अखनूर भी बोल रहा है इक्विटी। ओके सर बट ये तो एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट दो की शक्ति, एक इंस्ट्रूमेंट दो की शक्ति, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही इंस्ट्रूमेंट में प्रिंसिपल पार्ट भी है, डिविडेंड पार्ट भी है। डिविडेंड को आप क्या बोल रहे हो कि सर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल पार्ट है उसको बोल रहे हो अब ये इक्विटी है। एक इंस्ट्रूमेंट में दो की शक्ति, कैन इट इज पॉसिबल? यस माय डियर फ्रेंड्स, इन डेज के पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, बट अब ये पॉसिबल है। और इस इंस्ट्रूमेंट को, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट में दो की शक्ति, एक पार्ट इक्विटी है, दूसरा पार्ट लायबिलिटी है, कितना भी हो, दोनों का मिक्सचर है। इंदौरी में बोलते हैं ना मिक्सचर है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो यही सेम एग्जांपल अपने नोट्स में मैंने लिख के रखा था, ये देखो, कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा दैट विल बी इक्विटी, एंड डिविडेंड मैंडेटरी है तो इट विल बी फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो इसको हम बोलेंगे CFI। CFI का मतलब होता है बेटा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सेम कंसेप्ट गोज विद नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो। यहां तक बोलो समझ में आया कि नहीं? डन? दैट्स ग्रेट, डन। नाउ एक और चीज, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। मालूम कैसे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, अब डिवेंचर जो है तो उसका प्रिंसिपल पार्ट है और इंटरेस्ट है उसमें कुछ,
तो इंटरेस्ट तो हमेशा आपको पे करना है, वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो इट विल बी फाइनेंशियल लायबिलिटी। बट जो प्रिंसिपल पार्ट है, अगर वो इफ कन्वर्टेबल देन इक्विटी कहलाएगा। तो अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर है और रिडीमेबल इन कैश, ध्यान समझना, ध्यान समझना, अगर मैं यहां पे ऐसी बात कर दूं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की मैं बात करूं, तो कहना इसे यहां पे एक आएगा प्रिंसिपल, दूसरा आ जाएगा इंटरेस्ट। सर ये जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो जाएगा। Since it is a contractual obligation, hence it is what? Financial liability. We cannot avoid it. We can never avoid it. Yes or no? But if I talk about it is principal, then और कन्वर्टेबल है, मतलब आज नहीं तो कल ये इक्विटी में तब्दील हो जाएगा। तो एक तरफ इक्विटी, दूसरी तरफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, कहना इसे ये दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा? ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसकी अकाउंटिंग भी अपन आगे जाके सीखेंगे कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिसमें कुछ पार्ट क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी और कुछ पार्ट इक्विटी। इसकी अकाउंटिंग भी सीखनी पड़ेगी। बोलो, यहां तक समझ में आया? मजा आ रहा है कि नहीं? इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। इस चैप्टर में ट्रस्ट मी गाइस, ये सबसे टफेस्ट चैप्टर्स हैं। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं ना, इंडेस में छोटे छोटे इंडेस तो कोई भी पढ़ा सकता है। हिम्मत है तो शेयर बेस्ड पेमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लीज, रेवेन्यू, इनसे दोस्ती करा के दिखाए कम टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। दैट इज व्हाट आई एश्योर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई? सर एक चीज, एक छोटा सी चीज सर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, मान लो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, कहना इसे इंटरेस्ट तो यहां भी होगा। हेलो, तो यहां पे प्रिंसिपल पार्ट क्या होगा और इंटरेस्ट पार्ट क्या होगा? मुझे बताओ। इंटरेस्ट पार्ट मुझे बता दो क्या होता है, बता दीजिए मुझे इंटरेस्ट पार्ट क्या होगा, फटाफट से मुझे बताइए। इंटरेस्ट पार्ट यहां पे क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट पार्ट सर हमें कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। सिंस इट इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट इज अगेन फाइनेंशियल लायबिलिटी। यस और नो? लेकिन ये इन प्रिंसिपल पार्ट क्या होगा मुझे बता दो अब आप। जस्ट लेट मी नो। ये प्रिंसिपल पार्ट क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। नॉन कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। राहुल का आंसर आ गया, अखनूर का आंसर आ गया, ओके यस, शाहरुख, देवांश, संस्कार, पीयूष। सर राहुल का कहना है सर सिंस इट्स अ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, यस, तो फिर जब ये नॉन कन्वर्टेबल है तो ये भी तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा। और जब ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगा। फिर ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये नॉन कन्वर्टेबल है, इसका मतलब इसका पेमेंट कैश या बैंक में ही होगा, तो ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी, इंटरेस्ट भी फाइनेंशियल लायबिलिटी, दोनों ही फाइनेंशियल लायबिलिटी। फिर ये कन्वर्टेबल कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। लेकिन यहां कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया था। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? तो मैंने आपको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी समझाया। आई बात समझ में? तो वही चीज मैंने लिखा है कि इंटरेस्ट एलिमेंट कैश या बैंक में जाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी, और जो प्रिंसिपल है वो इफ कन्वर्टेबल देन इक्विटी, तो ये तो हो जाएगा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन एंड इफ रिडीमेबल इन कैश,
देन फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। तो ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो फिर मैंने ये पूरे में ब्रैकेट नहीं लिखा है। तो चलो इसको देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अपन नोट्स में भी देख लेते हैं, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी। अच्छा, मैंने इसमें ना नोट्स में गाइस, मैंने नोट्स में आपको क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है आज। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 आपके लिए होमवर्क है आज का, ये आपको करना है नोट्स का, ठीक है। ये आपको नोट्स का होमवर्क आज कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। दोस्तों ट्राई करना, जितना बने उतना करें ना। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन एग्जांपल नंबर 1 और 2 है ये, तो डोंट यू वरी, आप तो इसको यहां से करना। आपको ये समझ में आया? हाँ। इसके बाद मैं आ जाता हूं आपको क्वेश्चंस कराने से पहले, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है अपन अपने सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अभी आपको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने समझाया ना कि एक इंस्ट्रूमेंट में दो की शक्ति, एक पार्ट इक्विटी होगा, दूसरा पार्ट लायबिलिटी होगा, दैट्स इट। सो इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, in case of holder, there is no concept of compound financial instrument. ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? होल्डर कौन होता है? मैंने अभी आपको बताया था ना, मेरे केस में ये एचडी लिमिटेड है और ये एक शेयर होल्डर है मिस्टर देवांश। इन्होंने इसको दिया एक कन्वर्टेबल डिवेंचर, इशू किया। ये बात समझ में आती है कि नहीं? सर हमें पता है कन्वर्टेबल डिवेंचर में हेलो हेलो, हमें पता है कन्वर्टेबल डिवेंचर में क्या होता है सर, इंटरेस्ट वाला पार्ट तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, अभी आपने बताया, और प्रिंसिपल वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इक्विटी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन होल्डर के हाथ में है, ऑप्शन विथ होल्डर, होल्डर कौन है? देवांश। तो मुझे बताओ फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई मतलब का ही नहीं ना, मेरे लिए तो हमेशा लायबिलिटी रहेगी ये भी। यस और नो? ऑप्शन अगर इसके हाथ में है, होल्डर के हाथ में है, तो फिर तो ये इक्विटी होगा नहीं होगा अभी मुझे पता ही नहीं है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? वापस एक्सप्लेन करूं एक बार। देखो ये जो एचडी लिमिटेड है, इन्होंने एक कन्वर्टेबल डिवेंचर किसको इशू किया? देवांश को। देवांश कौन है? डिवेंचर होल्डर। और उसी के हाथ में कन्वर्जन ऑप्शन है कि वो कन्वर्ट करा सकता है, चाहे तो रिडीम करा सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट तो हमेशा फाइनेंशियल लायबिलिटी रहेगी, लेकिन प्रिंसिपल इक्विटी मानू क्या? नहीं मान सकता मैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन किसके हाथ में है? होल्डर के हाथ में। हेंस दैट्स व्हाई ये लाइन मैंने आपको बताई है कि इन केस ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ होल्डर। होल्डर के हाथ में अगर ऑप्शन है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, लेकिन फ्रॉम इश्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर ऑप्शन किसके हाथ में यहां पे होता, यही बात अगर मैं बोलता हूं ये ऑप्शन किसके हाथ में हो? इसके हाथ में हो, इसके हाथ में ना हो के इसके हाथ में हो, तो फिर तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं? बोलो। देवांश को आ गया, शाहरुख, राहुल, अखनूर, मजा आया कि नहीं? यहां तक पूरा कंसेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। बस और कुछ नहीं, छोटी सी एक चीज बोलूंगा, इसको देख लो बस। आज थोड़ा सा, एक मिनट इसको देखो। अब ये देखो, इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन्ड इन बिलो चार्ट। बिलो चार्ट मतलब देखो, there is in case of holder there is no concept of compound financial instrument, but from issuer's point of view there is a concept of compound financial instrument explained in below chart। तो देखो कन्वर्टेबल डिबेंचर है, कन्वर्टेबल डिबेंचर है, कंपलसरी है, तो देखो प्रिंसिपल वाले पार्ट में हम क्या देंगे उसको? इक्विटी शेयर्स देंगे। और इंटरेस्ट तो हमारे लिए ऑब्लिगेशन टू पे है, तो इंटरेस्ट तो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी दोस्तों। बट इफ आई टॉक अबाउट ओन इक्विटी शेयर्स,
क्योंकि देखो कन्वर्टेबल डिबेंचर है मतलब कंपलसरी है, तो फिर ये मान के चलना कि आगे जाके आप इसको इक्विटी शेयर्स देने वाले हो और आप ओन इक्विटी शेयर इशू करोगे तो कहना इसी इक्विटी है। हाँ, लेकिन इंड एस 32 बोलता है, इंड एस 32 मालूम क्या बोलता है? इंड एस 32 का कहना है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप इक्विटी तब मानोगे कब, जब सामने वाले को आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हो, साथ ही साथ फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट होना चाहिए। सर ये व्हाट इज दिस फिक्स टू फिक्स टेस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय दिस फिक्स टू फिक्स टेस्ट? फिक्स टू फिक्स टेस्ट का मतलब क्या होता है सर? सर फिक्स टू फिक्स टेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर ये, अच्छा पहले इंडेस क्या बोलता है वो समझ लो, है ना। अभी यहां तक जितना समझ में आया ना, बस थोड़ा सा और एडवांस लेके जा रहा हूं। मैंने आपको एक एक चीज धीरे धीरे एकदम से लेके गया हूं, लेकिन आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर। एक बार थम्स अप कर दो मेरे को। 5 मिनट का लेक्चर और पेंडिंग है, फिर अपन करेंगे कल। आपको 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए, सिर्फ आपको क्लासिफाई करना है आइटम्स को। ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अभी समझ में आता है। अभी राहुल को आ गया, देवांश को आ गया, शाहरुख ओके सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स स्टार्ट। इंड एस 32 बोलता है, इंड एस 32 क्या बोलता है मालूम? इंड एस 32 बोलता है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी तब ठहरा सकते हो, कब? जब आपने उसको इक्विटी शेयर्स दिए, साथ ही साथ फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट करवा दिया। व्हाट डू यू मीन बाय दिस फिक्स टू फिक्स टेस्ट? अगर ये दोनों, पहले तो ये दोनों कंडीशन प्लस में बोल रहा हूं मैं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही आप किसी इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलोगे? इक्विटी बोलोगे। ओके, तो अभी मन में डाउट आएगा कि सर व्हाट इज दिस फिक्स टू फिक्स टेस्ट? ये तो अभी तक आपने बोला ही नहीं। अभी बता देता हूं, मैंने इनडायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दिया, बस अब आपको समझा रहा हूं। फिक्स टू फिक्स टेस्ट पता, मैंने आपको यही समझा दिया था कि अगर अमाउंट फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ बताया था इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी के डिफरेंस के लिए। अब मैं उस चीज को यहां पे इलेबोरेट कर रहा हूं, प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो दैट अब आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कन्वर्टेबल डिबेंचर है, कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो आगे जाके उनको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बदले में आप क्या इशू करोगे? सामने वाले को इक्विटी शेयर्स इशू करोगे। यस और नो? यस और नो, ध्यान से समझना। तो अब आपने क्या बोल दिया? नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो थे यहां वो फिक्स थे, मान लो से फॉर एग्जांपल 500 थे। यस और नो? अब उसके बदले में आप उसको क्या दे रहे हो? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। ये आपके फिक्स हैं और ये भी फिक्स हैं आज ही, तो फिर आपका फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट हो गया। सर कैसे? मान लो मैंने ऐसा बोला कि 500 डिवेंचर आपने लिए थे। हाँ, अब मैं आपको 500 डिवेंचर रिडीम करूंगा। हाँ, आप एक काम करो, रिडीम मत कराओ, आप इनको कन्वर्ट कर लो 5000 इक्विटी शेयर्स में। मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिक्स कर दिए आपने। यहां पे क्या मैं फिक्स करने की बात कर रहा हूं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आज ही फिक्स कर दिए, आप कितने इशू करने वाले हो। मतलब 500 के बदले में आप कितने शेयर्स दे रहे हो? 5000 शेयर्स दे रहे हो। आपने क्लियरली बोल दिया उसको। यस और नो? इसका मतलब आपने डिवेंचर्स के नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो फिक्स हैं आपके, और नंबर ऑफ शेयर डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने थे वो आपके पहले से फिक्स थे कि 500 हैं, और उन 500 के बदले में आप 5000 शेयर्स दे रहे हो। कहना इसे फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रखे हैं। इंस्ट्रूमेंट सेम रखे मतलब फिक्स रखे हैं, पहले से फिक्स रखे हैं। फिक्स मतलब पहले से बता के रखे हैं। ये बात समझ में आई? ये वाला एग्जांपल समझ में आया कि नहीं? आपको 5000 आपके पास आपको 5000 शेयर्स में दूंगा इन रिप्लेसमेंट ऑफ 500 डिबेंचर्स। मतलब 500 के बदले में 5000 इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं। ये फिक्स है, डे वन पे ही फिक्स है। फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रहे हो आप, फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रहे हो सामने वाले को, तो ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट हो जाएगा। और साथ ही साथ में इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए? फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट होना चाहिए। और फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट है, फिक्स टू फिक्स टेस्ट बोलता है कि आपके प्रिंसिपल के साथ साथ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फिक्स्ड होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो F2F टेस्ट मीट नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा? इक्विटी कहलाएगा नहीं। ये बात समझ में आती कि नहीं?
ये देखो, कन्वर्टेबल डिवेंचर आपके 500 थे, बदले में आप उसको 5000 शेयर्स दे रहे हो, आपने फिक्स कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स हम इतने देंगे, तो ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट हो गया। लेकिन इफ फिक्स टू फिक्स टेस्ट डज नॉट मीट, देन प्रिंसिपल भले ही आप ओन इक्विटी शेयर्स में दे रहे हो, स्टिल इट विल बी लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपने पता क्या बोला है, आपने बोला है हम 500 डिवेंचर्स के बदले में शेयर्स दे देंगे 10,000 रुपए तक के। अरे मालूम, देखो ऐसा हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा, लेट मी एक्सप्लेन। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, व्हाट आई एम डूइंग इज कि मान लो 10% डिबेंचर्स हैं 5 लाख के, ठीक है, एक डिवेंचर 100 का था, मतलब ऑलमोस्ट टोटल ये 5,000 डिवेंचर्स हैं, ठीक है। अब समझना, मैंने इनको ऑप्शन दिया, मैंने इनको 2 ऑप्शन दिए, पहले वाले केस, दोनों ऑप्शन समझने की कोशिश करना। पहले वाले में मैं बोल रहा हूं कि आप इक्विटी शेयर, अच्छा दोनों में ही बोल रहा हूं मैं, तो इक्विटी शेयर्स ले लो आप, ध्यान समझना। अब ये पहले वाले में बोल रहा हूं नंबर 1, क्या आप एक काम करो, 10,000 इक्विटी शेयर्स में आपको दे रहा हूं। मैंने यहां पे फिक्स कर दिया कि नहीं, मैंने यहां पे फिक्स कर दिया कि नहीं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट हुआ कि नहीं, पहले मुझे बताओ, हुआ कि नहीं? राहुल बोल रहे हो गया, क्योंकि सर आपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। ओके, शाहरुख, देवांश, अखनूर, 5,000 डिवेंचर के बदले में 10,000 इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं, या मैं 1,000 भी दे रहा हूं, मतलब कुछ भी दे रहा हूं, लेकिन फिक्स कर दिए मैंने इंस्ट्रूमेंट्स। ये आया समझ में? हाँ सर, एक दूसरी तरफ अगर मैं बोलता हूं, मैं ना आपको 10 लाख रुपए तक के इक्विटी शेयर्स दूंगा, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला इस बार, मैंने क्या बोला है, मैं आपको इक्विटी शेयर्स दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं करे। क्यों? मैंने आपको ये बोल दिया कि 10 लाख तक के इक्विटी शेयर्स दूंगा। अब हो सकता है वो 10 लाख के इक्विटी शेयर्स 10,000 भी हो, 20,000 भी हो, लेकिन आज वो फिक्स नहीं है, तो कहना ही से यहां पे आपका फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट हो गया, बट यहां पर ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके फिक्स ही नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये तो आपके लिए इक्विटी हो जाएगा, बट ये आपके लिए इक्विटी कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंड एस बोलता है कि आपके लिए कोई भी चीज इक्विटी तभी होगी जब पहली बात तो आपने ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करे हैं, साथ ही साथ फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट हो रहा है। ये बात समझ में आई? अच्छा, मतलब सर अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू किया तब भी वो इक्विटी नहीं है? यस, द आंसर इज यस। ओके, ये बात समझ में आती कि नहीं? बोलो, आया समझ में? हेलो, डन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगर ये समझ में आ गया तो इसमें आ जाओ फटाफट से। अब आ गया ना समझ में? तो यही चीज मैंने लिखी कि इफ फिक्स टू फिक्स टेस्ट डज नॉट मीट, देन प्रिंसिपल्स, भले ही ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हम इशू कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? फाइनेंशियल लायबिलिटी। सो डेफिनेशन ऑफ इक्विटी क्या होगा? एंटिटी शुड इशू ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट नंबर 1, एंड फिक्स टू फिक्स टेस्ट शुड बी met. If nothing is mentioned in question or case, we will assume that fixed to fixed test is met. अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मान के चलेंगे इक्विटी है, इसमें फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट नहीं है तो फिर हमें इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है भी या नहीं है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस। यहां तक आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर में, राइट? मैंने आपको इस चैप्टर का आज का बैकग्राउंड समझाया कि व्हाई दिस स्टैंडर्ड केम इनटू द पिक्चर, है ना? उस स्टैंडर्ड के बाद बैलेंस शीट के आइटम्स भी बताया, बैकग्राउंड बताया, कवरेज बताया,
क्या लूपहोल्स थे, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम इंडेस 32, 109, 107 पढ़ने वाले, इनमें क्या क्या होता है। फिर इंडेस 32 के अंदर हमने डेफिनेशन स्टार्ट करी और सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बाद मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल असेट, लायबिलिटी और इक्विटी क्या होती है। अभी हमारे इस पे डिस्कशन और है, मे बी कल या मैक्सिमम परसों तक हम इंडेस 32 खत्म करके 109 में शिफ्ट हो जाएंगे। बट आई होप आपको ये जो मैंने क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन भी कराया और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई ये आपको यूजफुल लग रही होगी, रिलेटेबल लग रही होगी। यस, एक बार घर पे 20 से 30 मिनट दे देना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड मैंने आपको लास्ट में वापस से रिकॉल करा दूं, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है अपने को, एंड दैट इज मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, मैं आपको बता दूं। तो आप आराम से इसको करना एंड आई गारंटी आप इसको कर पाओगे अगर आपको पूरा समझ में आया। कॉन्फिडेंस आया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में? डन। चलिए तो कल मिले अपन, चलो मिलते हैं कल। सी यू टुमारो 8:15 AM ऑनवर्ड्स। 110%। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, डेफिनेटली अगर आपको कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी कॉन्फिडेंस आया तो डू लेट मी नो। मिलते हैं अपन बाद में। बाय बाय, टेक केयर।